गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं नुपुर तेजस्वी आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे शो डेली डोज पर। आज हम 10 जुलाई के करंट अफेयर्स पर डिस्कस करेंगे, साथ ही उनकी डिटेल जानकारी भी देंगे। आज की पीडीएफ फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और डेली की पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया गया। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज 10 जुलाई के करंट अफेयर्स। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व चॉकलेट दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ठीक है, तो विश्व चॉकलेट दिवस मनाया जाता है 7 जुलाई को। 7 जुलाई को हर साल विश्व चॉकलेट दिवस मनाया जाता है और इससे मनाए जाने का उद्देश्य है हमारे जीवन में चॉकलेट की मौजूदगी के बारे में बताने के लिए विश्व चॉकलेट दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों यह भी जान लीजिए कि पहला अंतर्राष्ट्रीय चॉकलेट दिवस मनाया गया था साल 2009 में। ठीक है, पहला अंतर्राष्ट्रीय चॉकलेट दिवस कब मनाया गया? 2009 में। और इसे पहली बार सन 1550 में यूरोप में मनाया गया था। ठीक है, पहली बार इसे सबसे पहली बार 1550 में यूरोप में मनाया गया और पहला अंतर्राष्ट्रीय चॉकलेट दिवस मनाया गया 2009 में। और हर साल कब मनाया जाता है? 7 जुलाई को विश्व चॉकलेट दिवस मनाया जाता है। तो ये 3 चीज़ें याद रखिएगा। इसके साथ इस चॉकलेट हमारे शरीर को कई तरह के फ़ायदा पहुंचाता है। इसके नेचुरल केमिकल्स हमारे मूड को बेहतर बनाता है। तो दोस्तों इम्पोर्टेंस डे के बारे में, महत्वपूर्ण दिवस के बारे में बात हो रही है। तो चलिए 1 जुलाई से जो दिवस मनाया गया उसके बारे में भी रिवाइज कर लेते हैं। तो 1 जुलाई को मनाया गया राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस। ठीक, और उसके साथ ही राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस भी मनाया गया 1 जुलाई को, ये याद रखिएगा। और 2 जुलाई को विश्व यूएफओ दिवस मनाया गया। क्या मनाया गया? विश्व यूएफओ दिवस मनाया गया 2 जुलाई को। और 4 जुलाई को धम्मचक्र दिवस मनाई गई। और इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2020 मनाया गया 4 जुलाई को। तो दोस्तों ये चीज़ें अभी रिवाइज करिएगा, अपना रिवीजन हो जाएगा आपका। ठीक है, और साथ ही बता दें कि विश्व चॉकलेट दिवस मनाई गई 7 जुलाई को। तो दोस्तों ठीक है, ये तो था जुलाई मंथ में जो महत्वपूर्ण दिवस था, उसको जो 1 जुलाई से मनाया गया 7 जुलाई तक जो दिवस है उसके बारे में है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हाल ही में किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने 1 लाख युवाओं को डिजिटल स्किल प्रदान करने के लिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ समझौता किया? इसका आंसर है ए। आंसर सही है हमारा, माइक्रोसॉफ्ट ने। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने देश के युवाओं के डिजिटल कौशल को बढ़ाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ साझेदारी की और इस साझेदारी के तहत आगामी 1 वर्ष में 1 लाख से अधिक युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान किया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने माइक्रोसॉफ्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ साझेदारी की है। किस लिए? 1 लाख युवाओं को डिजिटल स्किल प्रदान करने के लिए 1 वर्ष के अंदर। ठीक है, ओके। तो दोस्तों समझौते के बारे में बात हो रही। तो हाल ही में भारत और अफगानिस्तान के बीच, ठीक है, भारत और अफगानिस्तान के बीच शैक्षणिक अवसंरचना के विकास के लिए 5 समझौते पर हस्ताक्षर हो। किस लिए? कहाँ? भारत और अफगानिस्तान के बीच शैक्षणिक अवसंरचना के विकास के लिए 5 समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। और साथ ही सीबीएसई ने छात्रों और शिक्षकों को डिजिटल सुरक्षा, ऑनलाइन कार्य और ऑगमेंटेड रियलिटी को प्रशिक्षण दिलाने के लिए फेसबुक के साथ समझौता किया। किसके साथ? सीबीएसई ने फेसबुक के साथ समझौता किया है छात्रों और शिक्षकों को डिजिटल सुरक्षा, ऑनलाइन पढ़ाई के लिए। ठीक है, तो दोस्तों ये याद रखिएगा, किसने हाल ही में समझौता किया। भारत और अफगानिस्तान के बीच 5 समझौते हुए हैं और सीबीएसई और फेसबुक के बीच समझौता हुआ है डिजिटल ऑनलाइन पढ़ाई के लिए। ठीक है, और हाल ही में नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने माइक्रोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता किया। किस लिए? 1 लाख युवाओं को डिजिटल स्किल प्रदान करने के लिए। तो दोस्तों ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, WHO के अनुसार दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में 2023 के लक्ष्य से पहले खसरा और रूबेला को समाप्त करने वाले पहले 2 देश बन गए। इसका आंसर है
बी आंसर सही है हमारा श्रीलंका और मालदीव। श्रीलंका और मालदीव विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में 2023 के लक्ष्य से पहले खसरा और रूबेला को समाप्त करने वाले पहले 2 देश बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा डेटा सेंटर योटा NM1 डाटा सेंटर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? इसका आंसर है सी आंसर सही हमारा, महाराष्ट्र राज्य में किया गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पनवेला डेटा सेंटर पार्क मुंबई में हीरानंदानी ग्रुप के यस इंफ्रास्ट्रक्चर, रानदानी ग्रुप के योटा इंफ्रास्ट्रक्चर के योटा NM1 डेटा सेंटर एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा डेटा सेंटर का उद्घाटन किया। ठीक है, इसका उद्घाटन किसने किया? उद्धव ठाकरे जी, मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, और मंत्री हैं संचार, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद जी ने इसका उद्घाटन किया। और साथ ही बता दें, योटा के बारे में जान लेते हैं। योटा के संस्थापक हैं निरंजन हीरानंदानी जी और इनके CEO हैं दर्शन हीरानंदानी। CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर है योटा के सुनील गुप्ता और प्रधान कार्यालय है इनका मुख्यालय है योटा का मुंबई में। तो दोस्तों ये याद रखिएगा, योटा के बारे में है ये। और साथ ही बता दें, महाराष्ट्र के बारे में बात हो रही है, तो महाराष्ट्र की जो राजधानी है मुंबई है, राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी, मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे जी और उप मुख्यमंत्री हैं अजीत पवार जी। तो दोस्तों याद रखिएगा कि एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा डेटा सेंटर का उसका नाम है योटा NM1 डेटा सेंटर, जिसका उद्घाटन किया उद्धव ठाकरे और मंत्री रविशंकर प्रसाद जी ने। ठीक है, साथ ही दोस्तों महाराष्ट्र के बारे में बात हो रही है, तो महाराष्ट्र में हाल ही में प्रोजेक्ट प्लेटिना के तहत दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण शुरू किया गया है। ठीक है, कहाँ? महाराष्ट्र राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट प्लेटिना के तहत दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण शुरू किया है। तो ये भी याद रखिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य ने पूरे राज्य में 25 करोड़ पौधे लगाने के लिए मिशन वृक्षारोपण 2020 शुरू किया? इसका आंसर है बी आंसर सही है हमारा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर लखनऊ के कुकरेल वन में मिशन वृक्षारोपण 2020 का उद्घाटन किया, जिसके तहत 201 के आसपास औषधि, हर्बल और पर्यावरण, फल उत्पादन, छायादार प्रजातियों के 25 करोड़ पौधे लगाए गए और राज्य भर में यह लगाया जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य ने पूरे राज्य में 25 करोड़ पौधे लगाने के लिए मिशन वृक्षारोपण 2020 शुरू किया। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के बारे में बात हो रही है, तो हम उत्तर प्रदेश में हाल ही में जो ऐप लॉन्च किया, जो प्रोग्रेस हुआ है उसके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर के टेराकोटा उत्पाद को हाल ही में GI टैग दिया गया। उसके साथ ही उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के टेराकोटा उत्पाद को GI टैग दिया गया। साथ ही आयुष कवच कोविड ऐप, इस ऐप के तहत प्राकृतिक संसाधनों के आधार पर प्रतिरक्षा को बढ़ाने के लिए उपाय प्रदान करेगा यह आयुष कवच कोविड ऐप। ठीक है, यह भी लॉन्च किया गया। और प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया गया। यह ऐप प्रवासी श्रमिकों के सरकारी योजनाओं, नौकरी के और स्वास्थ्य की निगरानी में मदद करेगा। क्या? प्रवासी राहत मित्र ऐप। ठीक है, और उत्तर प्रदेश ने डाक विभाग ने एक ही दिन में अधिकतम व्यक्तियों के डोर स्टेप पर नकदी प्रदान करने का भी रिकॉर्ड बनाया। ठीक, उसके साथ ही दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने ऑनलाइन स्वरोजगार संगम कार्यक्रम की भी शुरुआत की। उद्यमिता के लिए राज्य के युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने स्टार्टअप फंड की भी शुरुआत की, ये भी याद रखिएगा। उसके साथ ही किसान जागरूकता अभियान, इसके तहत फसलों को टिड्डी और घास फूस से बचाने के लिए किसान जागरूकता अभियान की भी शुरुआत की गई उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। और कोविड-19 नमूनों का पूल टेस्टिंग करने वाला पहला राज्य बना उत्तर प्रदेश। और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत एक दिन में सर्वाधिक राशन वितरण करने वाला राज्य भी बना उत्तर प्रदेश राज्य। ठीक है, और वर्चुअल कोर्ट के जरिए अदालतों को सुनवाई करने वाला पहला राज्य बना उत्तर प्रदेश।
और फेम इंडिया सर्वे के अनुसार देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ जी। ये याद रखिएगा, सारी चीज़ें याद रखिएगा दोस्तों। और इसके साथ ही माइग्रेशन कमीशन गठित करने की रूपरेखा बनाई जा रही है और उत्तर प्रदेश ने कोविड-19 मरीजों के लिए 1 लाख बिस्तर तैयार करने वाला पहला राज्य बन गया है और जियो टैग कम्युनिटी किचन वाला पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश, और आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य कर दिया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के बारे में। ठीक, और आगे जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1950 में। राजधानी है लखनऊ। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी। राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल और चीफ जस्टिस हैं गोविंद माथुर। ठीक, आगे का क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने राज्य में उद्योगपतियों और स्थानीय बेरोजगार युवाओं के बीच एक सेतु के रूप में काम करने वाले नए महाजॉब्स पोर्टल की शुरुआत की? इसका आंसर है डी आंसर सही है हमारा, महाराष्ट्र सरकार ने। इस पोर्टल के माध्यम से स्थानीय युवाओं जिनके पास निवास प्रमाण पत्र है के लिए 17 आर्थिक क्षेत्रों की 950 तरह की अलग अलग तरह की नौकरियों का चयन करने का प्रावधान किया गया है। और यह पोर्टल नियोक्ताओं को और कुशल, अर्धकुशल और कुशल अकुशल श्रमिकों के बीच की मदद करेगा, उनको रोजगार दिलाने में मदद करेगा। यह जॉब पोर्टल महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम द्वारा बनाया गया है और यह पोर्टल विशेष रूप से महाराष्ट्र राज्य एवं यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए तैयार किया गया है। इस पोर्टल में महाराष्ट्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है और इससे राज्य में बेरोजगारी के दर को कम करने में काफ़ी मदद मिलेगी। ठीक है, तो महाराष्ट्र राज्य सरकार ने राज्य में उद्योगपतियों और स्थानीय बेरोजगार युवाओं के बीच सेतु के रूप में काम करने वाले एक महाजॉब्स पोर्टल की शुरुआत की। इतना याद रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस शहर के टाटा मेमोरियल सेंटर में एक टीम ने लार के नमूनों की मौजूदगी आरएनए वायरस का पता लगाने के लिए रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रयोग किया? इसका आंसर है सी आंसर सही है हमारा, मुंबई में। हाल ही में मुंबई के टाटा मेमोरियल सेंटर की एक टीम ने लार के नमूनों की मौजूदगी आरएनए वायरस का पता लगाने के लिए रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रयोग किया। और दोस्तों रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में जान लेते हैं। यह एक रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में जान लेते हैं। चलिए ठीक है, तो जो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी है यह एक गैर विनाशकारी रासायनिक विश्लेषण तकनीक है। यह पदार्थ की रासायनिक संरचना, अवस्था तथा बहुरूपता, क्रिस्टलीकरणता और आणविक प्रतिक्रियाओं के बारे में जानकारी प्रदान करता है और यह पदार्थ के रासायनिक बॉन्ड्स, केमिकल बॉन्ड्स के साथ प्रकाश की पारस्परिक क्रिया पर आधारित है। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी फोटोन और अप्रत्यक्ष प्रकीर्णन पर निर्भर करता है, जिससे रमन प्रकीर्णन के रूप में जाना जाता है। प्रत्येक रासायनिक पदार्थ का अपना एक विशिष्ट रमन स्पेक्ट्रम होता है और किसी पदार्थ के रमन स्पेक्ट्रम को देखकर उन पदार्थों की भौतिक और रासायनिक गुणों को पहचान किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अब रमन प्रभाव के बारे में जान लेते हैं। रमन प्रभाव के अनुसार प्रकाश की प्रकृति और स्वभाव के तब परिवर्तन होता है जब वह किसी पारदर्शी माध्यम से गुजरता है। यह माध्यम ठोस, द्रव और गैसीय कुछ भी हो सकता है और यह घटना तब घटती है जब माध्यम के अणु प्रकाश ऊर्जा के कणों को प्रकीर्णित कर देते हैं। ओके, और रमन प्रभाव के लिए सीवी रमन को वर्ष 1930 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ओके दोस्तों, तो ये तो था रमन प्रभाव के बारे में और रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। ठीक है, और हाल ही में मुंबई के टाटा मेमोरियल सेंटर की एक टीम ने लार के नमूनों में मौजूद आरएनए वायरस का पता लगाने के लिए रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रयोग किया। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय सेना ने हाल ही में जवानों को फेसबुक, टिकटॉक समेत कितने ऐप डिलीट करने का निर्देश दिया है? इसका आंसर है डी आंसर सही है हमारा, 89 ऐप्स को। भारतीय सेना ने 89 ऐप्स को बैन कर दिए हैं और सेना ने अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिया है कि बैन में शामिल सभी ऐप को तुरंत हम अपने स्मार्टफोन से हटा दें। पिछले दिनों हुए गलवान में चीनी सेना से झड़प के बाद भारत में चीनी सामानों की चीनी व्यवसाय का विरोध हो रहा था। इसके बाद सुरक्षा के लिहाज से केंद्र सरकार ने भी टिकटॉक समेत कुल 59 चीनी ऐप को अपने यहाँ प्रतिबंधित करने जैसा बड़ा कदम उठाया था और भारत सरकार ने फैसले के बाद इन ऐप्स को गूगल प्ले से भी हटा दिया गया है।
हालांकि जिन स्मार्टफोन में ये ऐप पहले से मौजूद है उनमें ये काम करते रहेंगे, इसलिए सेना को अपने महकमे से जुड़े सभी कर्मचारियों को ऐसे सभी ऐप्स को डिलीट करने के ताज़ा आदेश जारी किया है। ठीक है दोस्तों, कितने 89 ऐप्स को भारतीय सेना ने अपने जवानों को डिलीट करने का आदेश जारी किया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्र सरकार ने हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र की 3 साधारण बीमा कंपनियों की पूंजी आधार को मजबूत करने और उन्हें अधिक स्थिर बनाने हेतु उनमें कितने करोड़ रुपए की पूंजी डालने की मंजूरी दी है? सो इसका आंसर है डी आंसर सही है हमारा, 12,450 करोड़ रुपए के पूंजी डालने की मंजूरी दी है। कैबिनेट ने सार्वजनिक क्षेत्र की 3 जनरल इंश्योरेंस कंपनी, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के लिए 12,450 करोड़ रुपए की पूंजीगत निवेश को मंजूरी दी है और इनमें वित्त वर्ष 2019-20 में किया गया 2500 करोड़ रुपए का निवेश भी शामिल है। इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने इन कंपनियों की प्राधिकृत शेयर पूंजी को भी बढ़ाने की मंजूरी दी है। तो दोस्तों ये याद रखिएगा, कितनी 3 साधारण बीमा कंपनियों के पूंजी आधार को मजबूत करने के लिए उन्हें अधिक स्थिर बनाने हेतु उनमें 12,450 करोड़ रुपए की पूंजी डालने की मंजूरी दी है और वो 3 कंपनियां हैं, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ठीक है, ये 3 कंपनी याद रखिएगा और कितने करोड़ रुपए की पूंजी डाली गई वो भी याद रखिएगा, 12,450 करोड़ रुपए की। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में कितने लाख करोड़ रुपए का कृषि अवसंरचना कोष स्थापित करने को मंजूरी दी है? इसका आंसर है बी आंसर सही है हमारा, 1 लाख करोड़ रुपए के। सरकार ने हाल ही में 1 लाख करोड़ रुपए का कृषि अवसंरचना कोष स्थापित करने को मंजूरी दी है और इस कोष की स्थापना उद्यमिता, स्टार्टअप, कृषि प्रौद्योगिकी उद्यमों और किसान समूहों को कृषि क्षेत्र में बुनियादी ढांचा सुविधा और माल के रखरखाव की स्थापना हेतु वित्तीय समर्थन देने के वास्ते किया गया है और कृषि अवसंरचना कोष प्रधानमंत्री के 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज का हिस्सा है। कोरोना वायरस महामारी से बुरी तरह प्रभावित अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए इस पैकेज की घोषणा की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, विश्व बैंक ने दूसरी राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन परियोजना के लिए भारत को निम्न में से कितने रुपए देने का समझौता किया? इसका आंसर है सी आंसर सही है हमारा, 3,023 करोड़ रुपए देने के समझौता किया है विश्व बैंक के द्वारा, किसका? दूसरी राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन परियोजना के लिए। विश्व बैंक नमामि गंगे कार्यक्रम को समर्थन बढ़ाने को 40 करोड़ डॉलर की ऋण सहायता देगा और यह गंगा नदी के पुनरुद्धार का कार्यक्रम है और विश्व बैंक ने कहा कि दूसरी राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन परियोजना से नदी का प्रदूषण कम करने और नदी बेसिन का प्रबंधन मजबूत करने में मदद मिलेगी और सरकार की इस योजना के तहत गंगा नदी के प्रदूषण को कम करने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो दोस्तों विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक के बारे में बात हो रही है, तो हाल ही में भारत सरकार ने विश्व बैंक के साथ तमिलनाडु के 2 परियोजनाओं का समझौता किया। किसने? भारत सरकार ने विश्व बैंक के साथ मिलकर तमिलनाडु की 2 परियोजनाओं पर समझौते पर हस्ताक्षर किया। उसके साथ ही हाल ही में विश्व बैंक ने गंगा पुनरुद्धार कार्यक्रम के लिए 40 करोड़ डॉलर की सहायता राशि मंजूर की है। कितना? 40 करोड़ डॉलर सहायता राशि मंजूरी की है गंगा पुनरुद्धार कार्यक्रम के लिए और विश्व बैंक ने दूसरी राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन परियोजना के लिए 3,023 करोड़ रुपए की मंजूरी समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा। उसके साथ ही बता दें कि हाल ही में भारत सरकार और विश्व बैंक ने MSME आपातकालीन प्रतिक्रिया कार्यक्रम के लिए 750 मिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया। किसने? भारत सरकार और विश्व बैंक ने MSME के आपातकालीन प्रतिक्रिया कार्यक्रम के लिए 750 मिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया। ये 3 चीज़ें भी याद रखिएगा। ये है विश्व बैंक के बारे में जो हाल ही में भारत सरकार के साथ इन्होंने समझौता किया है। साथ ही दोस्तों विश्व बैंक के बारे में जानते हैं। विश्व बैंक का मुख्यालय है वाशिंगटन DC, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, उसके प्रेसिडेंट है डेविड मलपास जी। सदस्यता देश है 189 देश और उसका उद्देश्य है आर्थिक विकास। ठीक है, ये तो था विश्व बैंक के बारे में।
अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर निम्न में से कौन बने? इसका आंसर है ए आंसर सही है हमारा, जी आकाश। तमिलनाडु के जी आकाश देश के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं और चेन्नई के इस खिलाड़ी की FIDE रेटिंग 2495 है और चेन्नई के इस खिलाड़ी के पूर्व राष्ट्रीय चैंपियन हैं विश्व, और उन्होंने चेन्नई के इस खिलाड़ी ने पूर्व राष्ट्रीय चैंपियन विश्व शतरंज से प्रशिक्षण लिया है। और ग्रैंड मास्टर वह सर्वोच्च खिताब होता है जिसे एक शतरंज खिलाड़ी द्वारा अपने कैरियर में प्राप्त किया जा सकता है। यह खिताब विश्व में शतरंज के सर्वोच्च शासकीय निकाय यानी अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ के द्वारा प्रदान किया जाता है। और भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं जी आकाश, जो तमिलनाडु के। तो दोस्तों खिलाड़ियों के बारे में बात हो रही है, तो हाल ही में भारतीय टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ने PSG बैंक नार्ड ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा दोस्तों, हाल ही में सुमित नागल ने, जो टेनिस खिलाड़ी हैं, उन्होंने PSG बैंक नार्ड ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीता। और इसके साथ ही भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? जी आकाश, जो कि तमिलनाडु से। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू के अनुसार भारतीय खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने वाले विदेशी और देसी प्रशिक्षकों की प्रशिक्षण अवधि अब कितने साल की होगी? इसका आंसर है सी आंसर सही है हमारा, अब 4 साल की होगी। ठीक है, बार बार कोच बदलने से खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर असर पड़ता है और टोक्यो ओलंपिक के अगले साल तक स्थगित किए जाने के मद्देनजर सभी विदेशी प्रशिक्षकों का कॉन्ट्रैक्ट अगले साल 30 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। ठीक है, और साथ ही दोस्तों अब खेल मंत्री किरण रिजिजू के बारे में बात हो रही है, तो हाल ही में खेल मंत्री किरण रिजिजू ने नाडा ऐप लॉन्च किया, जिसके तहत एथलीटों को प्रतिबंधित पदार्थों के बारे में जानकारी देने के लिए एक नाडा ऐप लॉन्च किया गया है। और नाडा का फुल फॉर्म है राष्ट्रीय डोपिंग निरोधक एजेंसी के एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। ठीक है, जिसके तहत एथलीटों को प्रतिबंधित पदार्थों के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकती है। ठीक है, ये भी चीज़ें याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रिटेन भारत व्यापार परिषद समूह ने किसको अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? इसका आंसर है सी आंसर सही है हमारा, जयंत कृष्णा को। ब्रिटेन भारत व्यापार परिषद ने जयंत कृष्णा को अपना नया समूह मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है और इस पद पर नियुक्त होने वाले वह पहले भारतीय हैं, जयंत कृष्णा जी, और उन्हें 3 अगस्त से अपना कार्यभार संभालेंगे। जयंत कृष्णा इससे पहले प्रधानमंत्री कौशल भारत मिशन में मुख्य कार्यकारी अधिकारी और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के मुख्य परिचालन अधिकारी और कार्यकारी निदेशक की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो ब्रिटेन भारत व्यापार परिषद ने समूह ने जयंत कृष्णा को अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया। साथ ही दोस्तों ये भी जान लेते हैं कि राजीव सिंह को DLF लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में चुना गया हाल ही में, और अरुण सिंघल जी को FSSAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के लिए नियुक्त किया गया। ठीक है, और T रविशंकर जी को IFTAS भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी ने चेयरमैन पद पर नियुक्त किया है। किस पद पर? चेयरमैन पद पर नियुक्त हुए हैं T रविशंकर IFTAS के। ठीक है, चेयरमैन के पद पर नियुक्त क्यों हैं, ये तो था कुछ हाल ही में नियुक्त हुए उनकी डिटेल्स। दोस्तों नियुक्तियों के बारे में बात हो रही है, तो चलिए हाल ही में नियुक्त हुए लोगों के बारे में जान लेते हैं। पहले है इंजेति श्रीनिवास को IFSCA अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किन्हें? इंजेति श्रीनिवास को। और इसके साथ ही KS रेड्डी को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा गठित 11 सदस्य समिति के प्रमुख बने हैं KS रेड्डी जी। और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के कार्यकाल में 6 महीने का विस्तार किया है। उनका नाम है सुखवीर सिंह संधू के, जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। उनके कार्यकाल में 6 महीने का विस्तार किया गया है। और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO बने हैं रविंद्र भाकर जी, याद रखिएगा दोस्तों। और इसके साथ ही ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अंतरिम चेयरमैन बने इमरान ख्वाजा। ठीक है,
और चोलामंडल एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी के अध्यक्ष और सीईओ को नए एमडी के रूप में पदोन्नत हुए हैं वी सूर्य नारायण जी। ठीक दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। और इसके साथ ही महाराष्ट्र राज्य के मुख्य सचिव बने संजय कुमार जी। ठीक है। और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष हैं श्रीकांत माधव वैद्य बने। और इसके साथ ही जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए भारत के अगले राजदूत नियुक्त हुए हैं इंद्रमणि पांडे जी। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही आगे बढ़ते हुए बताते हैं कि अगले 3 साल के लिए फिर से सॉलिसिटर जनरल नियुक्त हुए हैं तुषार मेहता, जो वरिष्ठ वकील हैं। और अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल भी 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, ये भी याद रखेगा। और सिएरा लियोन गणराज्य के उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं राकेश कुमार अरोड़ा जी। और सामाजिक शेयर बाजार को भारत को लागू करने के लिए सेबी द्वारा ईशांत हुसैन के लिए अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखेगा, इतनी सारी चीज़ें आप याद रखेगा, आपकी और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और हाल ही में नियुक्त हुई महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बाद डिटेल्स भी हमारे पीडीएफ से आप कलेक्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जारी वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शी सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? इसका आंसर है, भारत का स्थान है 34वें नंबर पर। वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में भारत का स्थान है 34वां, 34th रैंक है। और रियल एस्टेट बाजार से जुड़े नियामकीय सुधार, बाजार से जुड़े बेहतर आंकड़े और हरित पहलों के चलते देश की रैंकिंग में 1 अंक का सुधार हुआ। और वैश्विक संपत्ति सलाहकार कंपनी JLL इस द्विवार्षिक सर्वेक्षण को करती है। कौन करता है? वैश्विक संपत्ति सलाहकार है कंपनी JLL की, जिस द्विवार्षिक सर्वेक्षण को करती है। और वर्ष 2018 में भारत की रैंकिंग थी 35, वर्ष 2016 में 36 और 14 में 39 थी। ठीक है, ये रैंकिंग याद रखेगा। और इसके साथ ही देश के रियल एस्टेट बाजार को वैश्विक स्तर पर आंशिक पारदर्शी श्रेणी से रखा गया है। और सूचकांक के कुल 99 देशों की रैंकिंग की गई है। इसके शीर्ष पर ब्रिटेन है। सबसे टॉप देश में कौन है? ब्रिटेन। इसके बाद क्रमशः अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और कनाडा देश शीर्ष 5वें स्थान में शामिल है। ठीक है, भारत के पड़ोसी देश चीन की इस सूचकांक में रैंकिंग है 32 और श्रीलंका का है 65, पाकिस्तान का है 73वें स्थान पर। और शीर्ष 10 देशों के उच्च पारदर्शी में 11 से 33 पारदर्शी श्रेणी में रखा गया है। तो दोस्तों ये याद रखिएगा, टॉप पे कौन है? ब्रिटेन। और उसके साथ ही टॉप 5 में है ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, कनाडा। ठीक है, और 34वें नंबर पर है भारत का स्थान। साथ ही दोस्तों, रैंकिंग के बारे में बात हो रही है, तो हाल ही में भारत विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत कौन से स्थान पर है? 5th स्थान पर है। और विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में पहले स्थान पर है चीन, जापान, स्विट्जरलैंड, रूस और 5वें नंबर पर है भारत। ये सीक्वेंस भी याद रखिएगा। ठीक है, भारत विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में 5th स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शोले में सुरमा भोपाली का किरदार निभाने वाले हाल ही में किस कॉमेडियन का निधन हो गया? इसका आंसर है ए, आंसर सही है हमारा जगदीप का। जगदीप ने अभिनय की शुरुआत दिनों छोटे बड़े सभी शहरों के किरदार अदा किए हैं। और जगदीप की लगभग 400 फिल्मों में काम किया, लेकिन साल 1975 में आई फिल्म शोले में सुरमा भोपाली के उनके किरदार में प्रशंसक आज भी याद करते हैं। उन्होंने पुराना मंदिर नाम की एक भूतिया फिल्म में भी अभिनय किया है। और अंदाज अपना अपना में सलमान खान के पिता का यादगार किरदार भी निभाया है। तो ये याद रखिएगा, सुरमा भोपाली का जो कि एक कॉमेडियन थे, उनका नाम है जगदीप, उनका हाल ही में निधन हो गया। इसके साथ ही दोस्तों, हाल ही में ऋषि कपूर जी का भी निधन हो गया था। ठीक है, और हाल ही में सरोज खान जो कि एक कोरियोग्राफर थी, उनका भी निधन हो गया है। तो दोस्तों इन चीज़ों को भी याद रखिएगा। तो दोस्तों अब तक ये तो था 10 जुलाई के करंट अफेयर। चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टैटिक जीके बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स पर डिस्कस करते हैं। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड द्वारा टाइगर, घड़ियाल, हाथियों के समान संरक्षण की सिफारिश करने से चर्चा में रहे डॉल्फिन को किस वर्ष राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था? ठीक है, डॉल्फिन को 2009 में इसकी घोषणा की गई थी, राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित करने की इसकी घोषणा हुई 2009 में। और 2010 में इसके अधिसूचित किया गया था। अगला क्वेश्चन है,
उइगर मुस्लिमों के नरसंहार के विरुद्ध उइगर मुसलमानों द्वारा पैरवी करने से चर्चा में रहे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की स्थापना कब हुई और इसका मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की स्थापना हुई थी 1945 में और इसका मुख्यालय है नीदरलैंड में। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। ये है स्टैटिक जीके बेस्ड ऑन करंट अफेयर। चलिए आगे बढ़ते हैं और 8 जुलाई के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय रेल ने किस समय सीमा तक खुद को जीरो कार्बन उत्सर्जन वाले जन परिवहन नेटवर्क के रूप में बदलने का लक्ष्य रखा है? इसका आंसर है 2030 तक। ठीक है, याद रखिएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 जुलाई 2020 को किस राज्य के रीवा जिले में एशिया के सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है? वह राज्य है मध्य प्रदेश। ठीक, और आयकर विभाग ने कोविड-19 के कारण आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक कराने की अवधि कब तक बढ़ा दी गई है? इसका आंसर है 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दी है। और झारखंड सरकार ने कोरोना के कारण प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले मेले का आयोजन को रोक दिया है। उसका नाम है माघ पूर्णिमा मेला को रोक दिया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव का ग्रीन हाउस प्रोजेक्ट लॉन्च किया? वह राज्य है लद्दाख। ठीक है, और सभी घरों के गैस कनेक्शन देने वाला देश का पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। और भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से ऑल इंडिया रेडियो ने हाल ही में किस भाषा के पहले समाचार कार्यक्रम का प्रसारण किया? वह भाषा है संस्कृत। और SBM बैंक इन इंडिया ने ग्राहकों को क्रॉस बॉर्डर पेमेंट और रेमिटेंट सर्विस मुहैया कराने की किसके साथ पार्टनरशिप की है? मास्टर कार्ड के साथ पार्टनरशिप की है। और देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य को जल्द ही राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिलना है किस राज्य में स्थित है? वह राज्य है असम में स्थित है। ठीक है, और भारत में MSME आपातकालीन प्रतिक्रिया कार्यक्रम के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ 750 मिलियन अमेरिकी डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किया? वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक के साथ यह हस्ताक्षर किया गया। और अगला क्वेश्चन है, CBSE ने छात्रों और शिक्षकों को डिजिटल सुरक्षा, ऑनलाइन कार्य और ऑगमेंटेड रियलिटी का प्रशिक्षण दिलाने के लिए किसके साथ समझौता किया? इसका आंसर है फेसबुक के साथ समझौता किया। और भारत और अफगानिस्तान के बीच हाल ही में शैक्षिक अवसंरचना के विकास के लिए किसने समझौते पर हस्ताक्षर किया है? 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किया गया। भारत और पाकिस्तान के बीच 5 समझौते पर हस्ताक्षर हुए। और हाल ही में किस भारतीय लेखक को ग्रेट इमिग्रेंट 2020 का अवार्ड प्रदान किया गया? उनका नाम है सिद्धार्थ मुखर्जी। ठीक है, और इंजेती श्रीनिवास को किस प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? उनका नाम है IFSCA के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है इंजेती श्रीनिवास को। और कोविड-19 का मानवाधिकार पर प्रभाव का आकलन करने के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा गठित 11 सदस्यीय समिति के प्रमुख बने KS रेड्डी जी। और ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नामक पुस्तक किसने लिखा है? उर्जित पटेल ने। तो दोस्तों, ये तो था आज के 8 जुलाई के करंट अफेयर्स का रिवीजन। और आज हमने 10 जुलाई के करंट अफेयर्स पर डिस्कस किया। आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और डेली की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। तो दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नए